तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कटाई छटाई कर पुराने बेर के बागों का बढ़ाएं फल उत्पादन। जैविक खादों के उपयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। बेर के बाग आमतौर पर सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और सही समय पर इनकी कटाई छटाई ना की जाए तो पुराने पेड़ अनियंत्रित होकर बढ़ने लगते हैं। साथ ही इनका फल उत्पादन भी कम हो जाता है। ऐसे में बेर के पेड़ों की कटाई छटाई कर उन्हें व्यावसायिक रूप से फिर उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आप बेर की कटाई छटाई कैसे करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी से। आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने बेर के बागान का, बेर के पौधों का किस तरीके से जीर्णोद्धार करेंगे। अगर आपके पास बेर के बागान हैं, काफ़ी पुराने हैं, फल नहीं देते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं ये बताते चलूं कि बेर एक ऐसा पौधा है जिसमें नई टहनी पे ही फल आता है। आमतौर पर इसकी कटाई छटाई की जाती है गर्मी के महीने में। जैसे बेर का फल की आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे, बेर ख़त्म हो जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक उसी समय में आप इसकी कटाई कर दें। और कटाई करते समय आप एक निश्चित ऊंचाई निर्धारित कर लें, 2 मीटर 2.5 मीटर, बहुत ऊंचाई पे नहीं रखना है। 2 मीटर 2.5 मीटर की ऊंचाई पे आप कटाई करेंगे। ये ध्यान रखेंगे जिस ऊंचाई पे आप कटाई कर रहे हैं इन पौधों को, उसके नीचे के तने स्वस्थ होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, और जो गांठ वाली जगह है उसके ठीक नीचे से आप कट करें। बेर के पुराने, घने और आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की सभी अवांछित शाखाओं को पहले चिन्हित कर देते हैं। फिर अप्रैल मई माह में चिन्हित शाखाओं की भूमि सतह से लगभग 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर आरी से कटाई करते हैं। कटाई के लिए शक्ति चालित आरी अधिक उपयुक्त रहती है। सूखी, रोग ग्रसित एवं पेड़ों के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल लेते हैं। कटाई करते समय ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से शाखाओं का निचला भाग फट ना जाए। इसलिए पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई करें, फिर टहनी के ऊपरी भाग से कटाई करें। और कट करने में ये ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादा जख्मी ना करें, वो फटने नहीं पाए, इसका ध्यान रखें। आजकल चेन सॉ, मोटर से चलने वाली, पेट्रोल से चलने वाली एक मशीन आ गई है, इसे हम लोग चेन सॉ कहते हैं। ऐसी आरी है जो चेन से की तरह घूमती है, इसका प्रयोग करके आप काटें। और काटते समय भी ध्यान रखें कि ये फटे नहीं,
आसानी से आप सीधे उसको कट करें, थोड़ा स्लैंट, थोड़ा एक साइड झुकता हुआ कट करें, ऐसे स्लैंट आप कट करेंगे। और फिर कट करने के बाद फिर उसके ऊपर या तो कोल तार आप लगा दें या फिर कोई पेंट को कलर कर दें। वो भी नहीं कर सकते तो आप प्लास्टिक को ऊपर से बांध दें, एक प्लास्टिक सीट को लेके, ताकि उसमें फर्दर कोई इन्फेक्शन और चीज़ ना होने। कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदीनाशक, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 250 ग्राम अरंडी का तेल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार लेप करें और लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाएं ताकि सूक्ष्म जीवाणु तथा रोगों का संक्रमण ना हो सके। जीर्णोद्धार करने से पेड़ को समुचित प्रकाश मिलने से स्वस्थ कल्ले निकालते हैं तथा पहले की अपेक्षा उत्पादन में लगभग 3 से 4 गुना तक वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा बागों की सामयिक निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब कटाई कर दिए हैं तो अप्रैल में कटाई किए हैं तो मई आते आते आप देखेंगे बहुत सारी टहनियाँ निकल आएंगे चारों तरफ से, जहाँ से आप कट किए हैं उसके नीचे से। यही इसकी खासियत है। और पूरी हैवी प्रूनिंग, जिसको हम लोग रेजुवेनेशन कहते हैं, ये बर्दाश्त करने की क्षमता रहता है इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि जो कीड़े, बीमारी या दीमक या किसी और तरह के हैं या तना छेदक कहीं पे कीड़े लगे हैं तो उसको, उस तना से आप उसको हटाने का काम करेंगे, सफाई करेंगे, उसका प्रबंधन कर लेंगे कि कोई कीड़े बीमारी उस तना पे नहीं हो। और पूरे खेत की जुताई करके सफाई आप कर दें। अब देखेंगे जब बहुत सारे टहनियाँ नए निकलेंगे तो सारे टहनियों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य तना एक है, उसके चारों तरफ आवश्यकता अनुसार 6 से 7 टहनियाँ छोड़ें। ज़्यादा मोटा तना है तो 8-10 भी छोड़ सकते हैं अलग अलग हाइट पे, क्योंकि अगर एक ही तना है तो आपको 10-12 नहीं छोड़ेंगे तो 10-12 डालियाँ नहीं आएंगे तो फिर आपको उपयुक्त मात्रा में आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो इसका ध्यान देना होगा। समुचित देखरेख के अभाव में काटे गए वृक्ष का तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए कीट द्वारा बनाए गए सुराख में लोहे की पतली तीली लगाकर कीड़ों को निकालकर नष्ट कर देते हैं या कीटनाशी में भीगे रूखे फोहों को छेद में रखकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। इस प्रकार इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। नवसृजित कल्लों को पत्ती खाने वाले कीट अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ट्राइजोफास कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिन के अंतराल तक 2 छिड़काव करें। साथ ही पर्ण धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कभी कभी गर्मी के महीने में ही शुरुआती दिनों में ही मीली बग का भी आता है, स्केल इंसेक्ट्स एक होते हैं, उसका भी प्रकोप आ जाता है। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा। इस समय आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो इमीडाक्लोपिड नाम की दवा है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना होगा। एक चीज़ और मैं बताते चलो, इसके जड़ से नीचे से जो भी तना निकल रहे हैं, टहनियाँ निकल रही हैं, सबको आपको हटाते जाना है। और तना के पास थोड़ा मिट्टी का ऊंचा 1 फीट ऊंचाई तक कर दें ताकि, और अक्टूबर के महीने में 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक चूना और तुतिया का लेप करना कतई ना भूले। 10 लीटर का अगर बाल्टी है तो उसमें आप 20 से 25 ग्राम ब्लू कॉपर को मिला के अच्छे से उसे घोल बना लें और उसका 2 से 2.5 फीट तक तना को चारों तरफ से लेप चढ़ा दें। तो ये आपका बहुत दीमक से, दूसरे चीज़ों से, कीड़े बीमारी से आपको पेड़ को बचाएगा। एक चीज़ और मैं बताते चलो कि इसको अब मुख्य खेत में जब कटाई छटाई कर दिए हैं तो उसके बाद आप थोड़ी उस खेत की जुताई अगर की हुई है, अच्छी बात है। उस समय आपको सिंचाई देने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप सिंचाई दे भी सकते हैं। आपके इलाके में अगर लगातार काफ़ी दिनों से सूखा है तो कभी कभी कटाई करने के बाद सिंचाई अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया तने निकलते हैं। वैसे ना भी आप करें, बहुत पुराने पेड़ हैं, उसका जड़ पूरी तरह विकसित है तो वो अंकुरित हो ही जाएगा, उसमें नए डालियाँ निकल ही आएंगी। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए अपने बेर की बागान की कटाई छटाई करते हैं, प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से क्वालिटी फल मिलेगा और बाजार में आपको अधिक मूल्य मिल पाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि की लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उत्पादकता में भी काफी कमी आई है। इसीलिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं संदीप यूनिवर्सिटी जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार झा से। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जैविक खाद होता क्या है। जैविक खाद में हम लोग क्या करते हैं तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं तथा फसल की उत्पादकता को भी हम लोग बढ़ाते हैं। अब जैविक खाद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के बढ़ते हुए इस मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में इससे ये होता है कि दुष्प्रभाव बहुत सारे पड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग रासायनिक उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद का यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही है। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को इसे उबरना होगा और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मृदा पे, हमारे जो जलवायु है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर, यानी कि जैविक खाद का उपयोग कर हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं और हम अपने जो फसल है उसको भी हम लोग उसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि सूक्ष्म जीव में जैसे कि हम लोग एज़ोटोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि हम लोग गेहूँ, धान और ज्वार, बाजरा इस सब में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारा उर्वरा शक्ति है ये मृदा का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये तो था एज़ोटोबैक्टर। उसी के साथ एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, हमारे मृदा में जो भी फॉस्फोरस होते हैं उस फॉस्फोरस को वो क्या करता है, घुलन कर देता है और उसको घुलन के बाद वो मृदा से क्या करता है, पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। और जो कि फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए, यानी कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उसके अनाज के लिए बनाने में, साथ साथ उसके प्रकाश संश्लेषण में भी वो मदद करता है। एज़ोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग राइजोबियम के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अब एजोस्पिरम नाम का भी बैक्टीरिया होता है। ये भी हमारे मृदा को क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ साथ फसल को भी ये उसमें हेल्प करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ यदि गेहूं का देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा जैविक जो होता है खाद होता है जिसमें एजोला बोला जाता है, जो कि हमारे धान के फसल को, उसकी उत्पादकता को लगभग 25 से 40% तक वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यदि हम लोग ये सब यूज़ करते हैं सूक्ष्म जीवों का, यानी कि जैविक खाद का, तो इससे हमारे मृदा तो स्वस्थ रहेंगे, साथ ही हमारे फसल भी अच्छे होंगे और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ये वायुमंडल पे और हमारे जलवायु पे। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद पे ज़्यादा वो थोड़ा तवज्जो दें, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों में ये जो जलवायु में जो समस्या आ रहा है, चाहे हमारी मृदा की जो समस्या उर्वरकता खत्म हो रही है और हमारा पैदावार कम हो रहा है, इससे जैविक खाद के यूज़ करने से, उपयोग करने से, ये सब चीज़ें उपयोग करने से उर्वरा शक्ति और प्लांट का यानी पौधे का विकास अच्छे से होगा। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं।
सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पिरिन या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। उर्वरक जैसे कि हमने अभी आपको एजोला बताया था, यदि उसको एजोला को यदि हम लोग धान में यूज करते हैं तो उससे 25 से 40% धान का उत्पादकता बढ़ जाता है। जबकि आप यही पर यदि रासायनिक खाद का यूज करते हैं तो उससे 40% तक तो उत्पादकता नहीं बढ़ता है। उससे उल्टा क्या होता है, हमारे मृदा की उर्वरक शक्ति ही कम कर देती है और जो हमारा पौधा होता है उसके लिए भी यानी कि ज़्यादा यदि नाइट्रोजन या यूरिया डाल देते हैं हम लोग खेत में तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अब क्यों? क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से क्या होता है, उसका जो यानी कि पत्तियों का विकास ज़्यादा हो जाता है और पत्तियों का विकास ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो रोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया के यानी कि जीवाणु रोग, वायरस वाले रोग वो ज़्यादा पनप जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, फसल और उसमें क्या होता है, उत्पादकता और कम हो जाती है उसकी। जबकि यही हम लोग यदि एजोला का यूज़ करते हैं तो इसका कोई मतलब हार्मफुल यानी कि उसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन एवं उच्च अध्ययन केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर बिहार के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। आगामी 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर बिहार के सभी जिलों में वर्षा होने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह के समय 75 से 80% और दोपहर में 40 से 50% तक रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। 24 मई को पूर्वा हवा चल सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 23 और 24 मई के आसपास वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का की फसल की कटाई और दौनी तथा दानों को सुखाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो किसान भाई मक्का की फसल में सिंचाई करने की योजना बना रहे हैं उन्हें फिलहाल सिंचाई नहीं करनी चाहिए या वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई करनी चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग साफ मौसम रहने पर करना चाहिए। राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, किशोरी, स्वर्ण सब 1, VPT 5204 और सत्यम जैसी लंबे समय तक चलने वाली धान की किस्में उगाने वाली नर्सरी को 25 मई के आसपास लगाया जा सकता है। स्वस्थ पौधों को सुनिश्चित करने के लिए खेत को नर्सरी के लिए तैयार करें और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। नर्सरी में क्यारी 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और लंबाई आपकी सुविधा के अनुसार समायोजित की जा सकती है।
1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए 80 से 1000 वर्ग मीटर एरिया पर नर्सरी लगाएं। प्रमाणित बीजों का उपयोग करें और बुआई से पहले बीज को उपचारित करना सुनिश्चित करें। गन्ना की फसल में इस समय फफूंद जनित रोग पोका बोइंग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के आक्रमण से फसल की उपज एवं चीनी की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। गन्ना की फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से रोग वृद्धि में कमी होती है। वर्तमान मौसम में लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करते रहें। ये कीट इन फसलों को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीट हैं। मादा कीट मुलायम फलों के त्वचा के अंदर अंडे देती है। अंडे से पिल्लू निकलकर अंदर ही अंदर फलों के भीतरी भाग को खाते रहते हैं, जिसके कारण पूरा फल सड़कर नष्ट हो जाता है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम गुड़, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव साफ मौसम होने पर करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बसरिया, जिला समस्तीपुर के राजपाल राय ने। आपने रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है। इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है पौधा के पास। जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। अभी के समय में क्योंकि अभी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स किट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें।
साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे है वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1, 2, 3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है, साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। ये रजनीगंधा का जो डंठल है, ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में, इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आपको क्योंकि वो पेरिशेबल है, इसलिए जल्दी उसको जयमाला हो, लड़ी हो या फिर अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।